हेलो टू ऑल एंड वेलकम टू दी आई एस में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आशा करती हूँ कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, बहुत बेहतर होंगे और बहुत अच्छा कर रहे होंगे अपने लाइफ में। तो जैसा कि डियर ऑल आप स्टूडेंट्स, आप सब लोग जानते हैं कि हम लोग यहाँ पर डेली कुछ नए टॉपिक, ट्रेंडिंग टॉपिक्स के साथ आते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ है यूएस हायर एक्ट के बारे में हम लोग यहाँ बात करने वाले हैं। अब सवाल ये उठता है कि ये जो यूएस हायर एक्ट हम देख रहे हैं, ये बेसिकली है क्या? क्या ये कोई नई योजना है या फिर ये कोई फिर से कुछ नया ऐसा प्लान है डोनाल्ड ट्रंप के शासन में? तो आइए इसके बारे में थोड़ा हम लोग समझेंगे, यूएस हायर एक्ट के बारे में कि बेसिकली क्या है। देखिए, अभी हाल फिलहाल जो है खास तौर से जैसे आप जानते होंगे कि इंडिया या फिर अलग अलग देशों से यूएस जो है बड़े लेवल पे आउटसोर्सिंग करता है। आउटसोर्सिंग का मतलब ये हुआ कि स्पेशली इन आईटी प्रोफेशनल्स में अगर देखा जाए तो ये क्या करते हैं, अलग अलग जगह से लोगों को बुलवाते हैं या जो से प्रोफेशनल्स हैं और वो इनके साथ जुड़ करके काम कर रहे होते हैं। अब सवाल ये उठता है कि इसमें आखिर प्रॉब्लम कहाँ आई, इसमें आखिर समस्या कहाँ आई? तो देखिए, यहाँ पर समस्या की बात अगर कही जाए तो चूंकि अभी क्या है, ऑलरेडी डोनाल्ड ट्रंप अपने संरक्षणवादी नीति को लेकर के जाने जा रहे हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा क्या किया जा रहा है वहाँ पर जो है प्रोटेक्शनिस्ट वाला जो एक रवैया है वो अपनाया गया है। ऐसे में यूएसए में अब एक नया एक्ट ये लेकर के आ रहे हैं जिसको हायर एक्ट कह रहे हैं। तो आइए इसके पहले कि क्या है इसके बारे में हम लोग और थोड़ा सा जानेंगे कि बेसिकली ये हायर एक्ट क्या है और ये कैसे भारत के आईटी सेक्टर्स को क्या कर सकता है, प्रभावित कर सकता है। समस्या ये है कि ये क्या है, हम देख रहे हैं यहाँ पर कि ये जो एक्ट बनाया गया है, सो बेसिकली दिस इज नॉट इन फेवर ऑफ इंडिया। ये किसी भी तरह से भारत के पक्ष में नहीं है। इनफैक्ट ये भारत के विपरीत जा सकता है, भारत के अगेंस्ट जा सकता है। जो भी आईटी प्रोफेशनल्स, बड़ी बड़ी कंपनियां जो साथ में जुड़े हैं, ये सभी को क्या कर सकता है, प्रभावित कर सकता है। तो यहाँ ये देखते हैं, यहाँ पर यूएस हायर एक्ट 2025 एंड इट्स इम्प्लीकेशंस फॉर इंडियन आईटी सेक्टर, है ना। तो सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पर कि ये बेसिकली है क्या, है ना। हायर एक्ट 2025 जो है, तो ये न्यूज में क्यों बना या ये न्यूज कैसे चर्चा में आया? So the Halting International Relations of Employment Act 2025 introduced by Republican Senator Bernie Moreno seeks to discourage US companies from outsourcing job overseas, है ना। तो यहाँ देख सकते हैं कि रिपब्लिकन सीनेटर जिनका नाम है बर्नी मोरेनो द्वारा पेश किया गया अंतरराष्ट्रीय रोजगार स्थानांतरण अधिनियम 2025 अमेरिकी कंपनियों को विदेशों में नौकरियां आउटसोर्स करने से हतोत्साहित करने का प्रयास करता है। मीन्स ये हुआ कि साफ तौर से ये है कि जो भी अमेरिका की कंपनी है और खास तौर से वो जो भी आईटी प्रोफेशनल्स को दुनिया के अलग अलग जगह से बुलाते हैं, तो उनको वहां ना बुला करके क्या करना चाह रहे हैं, ये चाह रहे हैं कि जो वो यूएसए के जो लोग हैं, सिर्फ और सिर्फ उनको क्या मिल सके, यहाँ पे जॉब अपॉर्चुनिटी मिले और बाहर के लोग कम आए। तो एक तरह से अगर देखा जाए तो ये मुद्दा जो है आउटसाइडर बनाम इनसाइडर्स भी है। तो अभी क्या है कि हालांकि ये अभी बिल पास नहीं हुआ है, ये इन्होंने अभी प्रपोजल दिया है, बट समहाउ ये प्रपोजल जो अभी अनुमान है कि ये एंड ऑफ द दिसंबर 2025 तक हो सकता है कि ये प्रपोजल इनका क्या हो जाए, यहाँ पर ये पास कर दे। तो उसके बाद जो है ये बहुत देखना महत्वपूर्ण हो जाएगा कि आखिरकार ये जो हॉल्टिंग इंटरनेशनल रिलेशंस ऑफ एम्प्लॉयमेंट एक्ट है, हॉल्टिंग का मतलब ही देखिए एक तरह से कह सकते हैं जब किसी चीज को जब हम रोकते हैं। तो ये जो हायर एक्ट है ना, जैसे कहते हैं कि हायरिंग चल रही है, तो ये वो वाली हायरिंग ना होकर के ये हॉल्टिंग वाला क्या है, यहाँ पर जो है हाई मामला है। यहाँ पे यहाँ हायर नहीं करना है, यहाँ बेसिकली रोक देना है और उसके लिए ये काम कर रहे हैं। अब आइए इसके थोड़ा सा इन डिटेल हम लोग चलते हैं कि क्या है ये हॉल्टिंग एक्ट के बारे में। इसके बारे में कुछ हम लोग और इन डिटेल जो है महत्वपूर्ण जानकारियां देखेंगे कि बेसिकली ये क्या है। तो देखिए, हायर एक्ट 2025 क्या है ना। यह एक प्रस्तावित अमेरिकी कानून है जिसे सितंबर 2025 में पेश किया गया, यानी अभी रिसेंटली सितंबर 2025 में इसे क्या किया गया, प्रेजेंट किया गया है। और इसका जो पूरा नाम है दैट इज हॉल्टिंग इंटरनेशनल रीलोकेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट एक्ट। तो जैसा कि मैंने आपसे कहा कि कई बार जैसा इन्होंने टाइटल दिया है हायर एक्ट, ऐसा सुन के लगेगा कि अच्छा यहाँ पे लग रहा है बड़े लेवल पे हायरिंग हो रही है। नो 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 नो, ये यहाँ हायरिंग नहीं हो रही है। इनफैक्ट इसको यू कैन से ये फायरिंग हो रही है। जरूर फायरिंग इट मीन्स कि कहते हैं ना, आपको फायर कर दिया गया, निकाल दिया गया। तो ये हॉल्टिंग वाला मामला है यहाँ पर, इंटरनेशनल रिलोकेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट एक्ट।
अब आते हैं, इस बिल का उद्देश्य क्या है? अमेरिकी कंपनियों को नौकरियां विदेश जैसे भारत, फिलीपींस आदि भेजने से रोकना और अमेरिका के भीतर रोजगार बढ़ाना। तो एक तरीके से देखा जाए तो डोनाल्ड ट्रंप का ये कहना है, डोनाल्ड ट्रंप और डोनाल्ड ट्रंप की सरकार का ये कहना है, पूरा पूरा कैबिनेट इनका ये कहना है कि ये अमेरिका में अमेरिकियों के लिए जॉब अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करना चाह रहे हैं, और जिसके कारण ये एक्ट जो है इनका जो जिसके कारण ये एक्ट इन्होंने क्या किया है, प्रपोज्ड किया है। लेकिन समस्या ये है, जैसे वही बात हो गई कि अमेरिका अमेरिकियों के लिए है, ये कुछ वैसा ही क्या हो रहा है, झलक रहा है या कुछ वैसा ही दिखाई दे रहा है। तो मेनली इस बिल का उद्देश्य क्या है कि अमेरिकी कंपनियों को नौकरियां जो हैं वो विदेश जैसे भारत, फिलीपींस, अलग अलग जगहों से आप देख सकते हैं क्या है कि वहां से आउटसोर्स करते हैं, उसको पूरी तरह से रोकना ये इनके टारगेट में है। ओके, अब देखिए यहां पर आते हैं हम लोग यहाँ पे, हाँ, इसके की प्रोविजंस के बारे में हम लोग देखेंगे कि इसका की प्रोविजंस क्या है। ओके, 25% आउटसोर्सिंग टैक्स लगेगा। तो यहाँ देख सकते हैं कि अगर कोई अमेरिकी कंपनी विदेश की किसी कंपनी या व्यक्ति के सेवाओं के लिए भुगतान करती है और उसका लाभ अगर अमेरिका के उपभोक्ताओं को मिलता है, तो उस भुगतान पर 25% टैक्स लगेगा। देखिए सीधी सी बात यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि कोई अमेरिकी कंपनी विदेश से किसी कंपनी, विदेश का मतलब सभी हो गया, चाहे वो भारत हो गया, चाहे वो फिलीपींस हो गया, रेदर इट्स मलेशिया, म्यांमार, पूरे वर्ल्ड के किसी भी कोने से वो किसी भी व्यक्ति को क्या कर रही है, अगर वो हायर कर रही है और उसका लाभ अमेरिकी उपभोक्ताओं को मिलता है, तो उस भुगतान पर 25% टैक्स लगेगा। तो यानी आपको आउटसोर्सिंग टैक्स जो है वो क्या करना पड़ेगा, पे करना पड़ेगा। जो भी कंपनी बाहर से आउटसोर्स कर रही है या लोगों को जो है आईटी प्रोफेशनल्स को बुला रहे हैं, तो उनको उस पर क्या करना होगा, पे करना होगा। उसके बाद है टैक्स डिडक्शन की अनुमति नहीं है। ऐसे आउटसोर्सिंग खर्चों को अमेरिकी कंपनियां जो हैं टैक्स छूट के रूप में नहीं दिखा पाएंगी। मतलब ये हुआ कि पहले क्या था यहाँ पर कि जो टैक्स छूट या टैक्स डिडक्शन या रिलैक्सेशन वाला मामला था, लेकिन यहाँ पर कहा जा रहा है कि अगर इस तरह से ये आउटसोर्स करते हैं, यानी एक तरह से आप ये भी कह सकते हैं कि खास तौर से जो भी अमेरिकी कंपनियां बाहर से लोगों को अगर आउटसोर्स करती थी, तो ये उसको एक तरह से डीमोटिवेट किया जा रहा है, उनको मोटिवेट नहीं किया जा रहा है, उनको डीमोटिवेट किया जा रहा है कि अगर आप बाहर से लोगों को लेकर के आते हैं तो आपको जो है इस पर टैक्स में कोई डिडक्शन नहीं मिलने वाला है। तो इट मीन्स कि आप आउटसाइडर्स को लेकर के आ रहे हैं, आप आउटसोर्सिंग कर रहे हैं, तो आपको किसी भी तरीके का कोई भी रिलैक्सेशन नहीं मिलना है। दूसरा यहाँ पर है डोमेस्टिक वर्कफोर्स फंड। इस टैक्स से जुटी रकम को एक नए डोमेस्टिक वर्कफोर्स फंड में डाला जाएगा और इस फंड का उपयोग अमेरिकी कर्मचारियों के प्रशिक्षण, स्किल विकास, रोजगार अवसरों के लिए किया जाएगा। तो देखिए यहाँ पर ये कह रहे हैं क्या कि जो डोमेस्टिक वर्कफोर्स फंड है, तो इनका कहना है कि इस टैक्स से जो भी रकम जुटेगा उसको डोमेस्टिक वर्कफोर्स फंड में डाल देंगे, और उससे वो क्या क्या चाहते हैं, उससे वो चाहते हैं कि जो भी अमेरिकन एम्प्लॉयज हो गए, है ना, ट्रेनिंग्स जो ट्रेनर्स हो गए, उसके अलावा जो इसको स्किल डेवलपमेंट से रिलेटेड जो प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं या फिर जॉब अपॉर्चुनिटीज के लिए जो मौके दिए जा रहे हैं, उसमें क्या होगा, इनको लाभ मिलेगा। लेकिन एक चीज मैं आपको यहाँ पर एक बात और बताती हूँ, अगर ऐसा होता, जैसे आपने देखा होगा कि विदेशी कंपनियां जो हैं जो आउटसोर्स करती हैं, अगर ऐसा होता कि उनके यहाँ के सारे लोग जो हैं बिल्कुल पढ़े लिखे होते या फिर उनके लोग बहुत ज्यादा आईटी प्रोफेशनल्स में इंटरेस्टेड होते, देन यू कैन से कि हाँ आपके यहाँ पे बेरोजगारी इसलिए बढ़ रही है क्योंकि आपके आईटी प्रोफेशनल्स क्या है, वहां पे अनएम्प्लॉयड है। तो ऐसा नहीं है, डिपेंड करता है, क्योंकि देखिए है क्या, अलग अलग देशों के अलग अलग क्या है पैरामीटर्स है। जैसे आप देखेंगे इंडिया हो गया या उसके आसपास के जो एरियाज हैं, लोग इंजीनियरिंग्स बहुत ज़्यादा करते हैं और आईटी प्रोफेशनल्स में है यहाँ पर। दैट इज़ वाई हमारे पास क्या बल्क में आईटी प्रोफेशनल्स हैं यहाँ पे। और यही रीज़न है कि अगर बाहर की कोई भी कंपनी आउटसोर्स करती है, तो वो भारत हो गया या चाइना हो गया, यहाँ के प्रोफेशनल्स को क्या करती है, वो सबसे पहले प्रियोरिटी में रखती है। यही कारण है कि आप ऑल ओवर इंडिया वर्ल्ड में आप देखेंगे कि इसमें चाहे भारत या चाइना से आईटी प्रोफेशनल्स आपको मिल ही जाएंगे, क्योंकि इनके यहाँ ये कोर्सेज क्या है, बहुत ज़्यादा लोकप्रिय हैं और बहुत ज़्यादा लोग इसको क्या करते हैं, इसकी तरफ रुझान है।
कई बार सभी देशों में ये बहुत मैटर करता है कि उस देश के लोग जो हैं वो कौन से कोर्सेज को या कौन से जो है सब्जेक्ट्स पे उनका क्या है बहुत ज़्यादा फोकस्ड है। अगर फोकस्ड है तभी तो वो क्या कर पा रहे हैं, वो इस तरफ झुकाव है इनका। मान लीजिए जैसे आप देखते हैं कि नासा आउटस्टैंडिंग काम करता है, ठीक है, ये नहीं कहा जा रहा कि दुनिया के अन्य साइंटिस्ट नहीं है। अलग अलग जगह जैसे भारत हो गया, यूरोप हो गया, हर सब जगह क्या है अपने स्पेस सेंटर है, सभी जगह काम चल रहा है। बट नासा का काम जिस तरह से आप सबको पता है कि बहुत आउटस्टैंडिंग काम इनका है, तो वहाँ के लोग थोड़ा साइंस टेक में क्या है वो ज़्यादा है वहाँ पर। तो डिपेंड करता है, क्योंकि अगर आपके यहाँ ज़्यादा आईटी प्रोफेशनल्स है तो शायद आपको आउटसोर्सिंग करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। आउटसोर्सिंग इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आपके यहाँ आईटी प्रोफेशनल्स नहीं है। तो एक दिन में ये सारी चीजें सिनेरियो चेंज नहीं हो सकती है। आप बेशक कह तो रहे कि हम आउटसोर्सिंग नहीं करेंगे, बट व्हाट अबाउट कि आपके यहाँ के लोग ही अगर उस प्रोफेशंस में या उसमें बहुत ज्यादा स्किल्ड नहीं हो, देन फिर आपके काम तो वैसे भी प्रभावित हो जाएंगे। तो अगर ये सोचा जा रहा है ये बिल ला करके कि आप लोगों को, भारतीयों को या फिर अलग अलग जगह के जो भी आईटी प्रोफेशनल्स हैं उनको प्रभावित करेंगे, तो समहाउ आपका अपना सेक्टर भी प्रभावित होगा। अब देखिए यहाँ पे क्या है, रिपोर्टिंग एंड पेनल्टीज। तो इसमें यह है कि अमेरिकी कंपनियों को ऐसे आउटसोर्सिंग भुगतानों की जानकारी सरकार को देनी होगी। नियम तोड़ने पर सख्त जुर्माना या पेनल्टी लगाई जाएगी। ये पहले से यहाँ पे क्या है मेंशन है। प्रभावित तिथि के बारे में है, ये कानून 31 दिसंबर 2025 के बाद किए गए भुगतानों पर लागू होगा, है ना। तो ये यहाँ पर कहा जा रहा है कि मोस्ट प्रोबेबली, चूंकि देखिए मैंने कहा कि ये भी पास नहीं हुआ है, लेकिन यहाँ पर पूरी तरह से एक कोशिश की जा रही है इनके द्वारा कि इसको 31 दिसंबर 2025 तक इसे क्या किया जाए, पास करा दिया जाए इस बिल को, ताकि ये आउटसोर्सिंग यानी जो न्यू अब जो ईयर रहेगा तो उस टाइम पर ये क्या चाहते हैं, ये चाहते हैं कि हम आउटसोर्सिंग करना बंद कर दें और अमेरिकियों को ज्यादा से ज्यादा रोजगार दें। और उसके अलावा अगर बात करें यहाँ पर तो हम लोग क्या देख रहे हैं, इनका ये कंडीशन है कि हम आउटसोर्सिंग करना कम करें, अमेरिकियों को ज्यादा से ज्यादा रोजगार दें। और इसके साथ साथ ये चाहते क्या है, तो इसके साथ साथ ये चाहते हैं कि खास तौर से जो भी अमेरिकी कंपनी अगर आउटसोर्स कर रही है तो उसको हतोत्साहित करना। तो ये पूरा का पूरा आप क्या देख रहे हैं यहाँ पर। तो देखिए जैसा कि मैंने बताया यहाँ पर कि आपने समझ गए होंगे कि इसमें क्या क्या मेन प्रोविजंस है। जैसे जो प्रपोजल, वन सेकेंड, इस प्रपोजल में क्या इंक्लूड है, 25% पेनाल्टी टैक्स पेमेंट्स टू फॉरेन वर्कर्स व्हेन सर्विसेज बेनिफिट यूएस कंज्यूमर्स। जब सेवाएं अमेरिकी उपभोक्ताओं के लिए लाभकारी होगी तो विदेशी कर्मचारियों को किए जाने वाले भुगतान पर 25% का जुर्माना। तो इससे समझ लीजिए कि यहाँ पर नुकसान किसको होना है, अमेरिकी कर दाखिलों में आउटसोर्सिंग खर्चों की कटौती के रूप में स्वीकार न करना, आउटसोर्सिंग लागतों की अनिवार्य रिपोर्टिंग, कम रिपोर्टिंग पर जुर्माने जो कि मैंने अभी बताया, जुटाई गई धनराशि को प्रशिक्षुता यानी अभी जो मैंने बताया यहाँ पे कि स्किल्ड फोर्स और वर्क फोर्स फंड ये बनाना चाहते हैं, वो इसका यूज वहां पर करना चाहते हैं कि हम इसे क्या करेंगे वहां पर यूज करेंगे। अब आते हैं यहाँ पर इसके कुछ और मुद्दे पर। जैसे आपने हायर एक्ट के बारे में देखा कि ये सब इसके क्या हैं, सो दीज आर द की प्रोविजंस ऑफ हायर एक्ट, कि इसके की प्रोविजंस है। अब सवाल उठता है कि ये जो है वो कि दैट व्हाट इज द, हाँ यहाँ पर अगर देखा जाए कि क्या है इसका ये पूरा का पूरा व्हाट इज द रैशनल जो है यहाँ पर बिहाइंड इट, इसके पीछे का क्या कारण है, क्या इन्होंने तर्क दिया है। तो आइए देखते हैं। सीनेटर जो है मोरेनो आर्ग्यूड दैट यूएस स्टूडेंट्स एंड ग्रेजुएट्स फेस स्टैग्नेंट वेजेस ड्यू टू जॉब्स बीइंग आउटसोर्स अब्रोड। सीनेटर जो मोरेनो जिन्होंने ये प्रपोजल दिया है, इनका ये तर्क है कि विदेशों में आउटसोर्स की जा रही नौकरियों के कारण अमेरिकी छात्रों और स्नातकों को वेतन में स्थिरता का सामना करना पड़ रहा है, ये इन्होंने तर्क दिया है। The stance aligns with Donald Trump's protectionist approach of prioritizing American jobs over foreign labor. ये जो रुख है ये डोनाल्ड ट्रंप के संरक्षणवादी दृष्टिकोण के अनुरूप है, जिसमें विदेशी श्रम की तुलना में अमेरिकी नौकरियों को प्राथमिकता दी जाती है। तीसरा यहां पर है कि द बिल रिफ्लेक्ट्स कंसर्न दैट यूएस फर्म्स हैव हेवीली बेनिफिटेड फ्रॉम ग्लोबल आउटसोर्सिंग हब्स स्पेशली इन इंडिया एंड चाइना। ये जो विधेयक है यह इस चिंता को दर्शाता है कि अमेरिकी फर्मों को वैश्विक आउटसोर्सिंग केंद्रों विशेष रूप से भारत और चीन से भारी लाभ हुआ है। यही कारण है, जैसा कि मैंने आपसे बताया, कि एक तरह से डोनाल्ड ट्रंप की संरक्षणवादी नीति को क्या कर रहा है, रिफ्लेक्ट कर रहा है। और डोनाल्ड ट्रंप ने इस नीति के माध्यम से ये कहना है कि हम जो लोग यहाँ बाहर से आए हैं
उनकी सैलरी तो हाइक हो रही है, बट इनका ये तर्क है कि जो यहाँ के स्टूडेंट्स हैं, जो यहाँ के जॉब एम्प्लॉयज़ हैं, उनकी जो सैलरी है वो स्टैग्नेंट पोजीशन पे चली गई है, बिकॉज जो आउटसोर्स अब्रॉड कर रहे हैं इसके कारण यहाँ पर सैलरीज नहीं हाइक हो रही है, जिसकी वजह से इनका कहना है कि अभी हम इन लोगों पे फोकस्ड करेंगे। देखिए ये अच्छी बात है कि आप अपने लोगों को प्रमोट करिए, इसमें कोई समस्या नहीं है कि आप प्रमोट कर रहे हैं, दैट इज नॉट अ बिग इशू। ये ऑब्वियस ही बात है, सभी देश अपने यहाँ के पहले नागरिक को ही प्राथमिकता देते हैं। बट द प्रॉब्लम इज दैट कि अगर आपके यहाँ कोई चीज़, या जैसे आपने ये जो व्यवस्था है, ये आउटसोर्सिंग व्यवस्था के कारण आपके आईटीज जो हैं वो बहुत बेहतर ढंग से रंग कर रहे हैं, बहुत बेहतर तरीके से काम कर पा रहे हैं, और कई लोगों को इससे रोजगार मिला हुआ है। तो आप इसको अचानक से ऐसे कह के कि नहीं हम इस पे जो है बैन करने वाले हैं और ये वो दिस दैट, आप जो इस तरह के अगर ये दे रहे हैं तो ये सही नहीं है। अब देखिए सवाल ये उठता है कि आखिरकार इसका असर, यानी चूंकि आईटी प्रोफेशनल्स बड़ी संख्या में भारत के हैं इसमें, तो अन्य देशों का तो नहीं पता, लेकिन हाँ हमें इसमें वैश्विक लेवल पे इंडिया बहुत मैटर करता है कि इसका भारत पे क्या असर पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि भारतीय आईटी बीपीओ उद्योग को सीधा झटका लग सकता है, क्योंकि अमेरिका इन सेवाओं का सबसे बड़ा ग्राहक है। अमेरिकी कंपनियों के लिए भारतीय कंपनियों से काम कराना महंगा हो जाएगा, आउटसोर्सिंग की मांग कम हो सकती है, भारत में आईटी सेक्टर की नौकरियों और मुनाफे पर जरूर असर पड़ेगा, क्योंकि जो आईटी सेक्टर्स में है वहाँ ऑलरेडी क्या है, काफी ज्यादा बेनिफिट होता है और काफी अच्छा प्रोफेशन है, तो ये कहीं ना कहीं से इम्पैक्ट होगा, ये इस पे प्रभाव पड़ना है। भारतीय कंपनियों को नए बाजार यूरोप, एशिया, मिडिल ईस्ट तलाशने और हाई वैल्यू टेक्नोलॉजी सेवाओं जैसे एआई, क्लाउड, रिसर्च आदि की ओर शिफ्ट होने की जरूरत है। तो इसका मतलब ये हुआ कि कहीं ना कहीं से हम क्या देख रहे हैं कि जो इंडियन जो भी कंपनीज हैं, आईटी सेक्टर्स की जो भी कंपनीज हैं, अब उनको शायद अपने एजेंडा में क्या करने होंगे, कुछ चेंजेस लाने होंगे, और वो चेंजेस मेनली इस पर्सपेक्टिव में होगा कि इनको अब अपने लिए नए अवसर तलाशने के लिए हमें जो है एरियाज चेंज करना होगा। फॉर एग्जांपल यूरोप, फॉर एग्जांपल एशिया, मिडिल ईस्ट, तो हम लोगों को क्या करना होगा, इन सब जगह पे क्या करना होगा, अपने लिए अब जॉब अपॉर्चुनिटीज देखनी होगी। और खास तौर से हम लोग क्या देख रहे हैं यहाँ पर कि ये हाई वैल्यू टेक्नोलॉजी जो सेवाएं हैं, जैसे कि एआई हो गया, क्लाउड रिसर्च हो गया, ये सब जो है यहाँ पर क्या करेगा, यहाँ पर काम करेगा, और ये जो है यहाँ पर चूंकि यहाँ शिफ्ट होने की जरूरत पड़ेगी। अगर ऐसा होता है तो फर्स्ट ऑफ ऑल इंडियंस जो भी कंपनीज हैं उनको तत्काल ही इस पे क्या करना होगा, एक्शन लेना होगा, अदरवाइज हम क्या हो जाएंगे, इट्स बीइंग टू लेट। और जो भी लोग इससे जुड़े हुए हैं उनको काफी ज्यादा ये प्रभावित करने वाला है। देखिए अगर हम लोग सरल शब्दों में कहें तो हायर आर्ट, जैसा कि आप समझ ही चुके हैं यहाँ पे, कि अमेरिका का एक ऐसा प्रस्तावित कानून है जो आउटसोर्सिंग को महंगा बनाकर अमेरिकी कंपनियों को घरेलू कर्मचारियों को रखने के लिए प्रोत्साहित करता है। तो एक तरीके से अगर यहाँ पर देखा जाए तो ये जो हायर एक्ट जो ये लेकर के आ रहे हैं, है ना, कि हॉल्टिंग इंटरनेशनल, यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे कि लाइक रिलोकेशन जो है, एम्प्लॉयमेंट एक्ट, तो ये जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं, आईटी प्रोफेशनल्स हैं, ये उनको 110% क्या करने वाला है, प्रभावित करने वाला है। जैसा कि मैंने आपसे बताया कि हम लोगों को क्या करने होंगे, हम लोगों को अपने लिए अदर अपॉर्चुनिटीज़ की तरफ मूव करना होगा, अदरवाइज इट्स टू लेट। क्योंकि बड़े लेवल पर, चूंकि हमारे यहाँ क्या आईटी प्रोफेशनल्स इससे जुड़े हुए हैं और बड़े संख्या में इनके जुड़े रहने के कारण क्या है यहाँ पर कि हो सकता है कि जैसे ही अगर ये बिल पारित हो तो ये हो सकता है कि ये सबसे ज्यादा क्या हो जाए, अफेक्टेड हो जाए। तो ऐसे में चूंकि ये पता है कि अमेरिका इसमें, चूंकि देखिए टैरिफ का भी पहले ये नहीं था कि ये 50% इम्पोज कर देंगे, 110%, और अमेरिका ने इस काम को किया भी। तो अभी के समय पर अमेरिका पर बहुत ज्यादा फेथ करना कि नहीं ये हमारे लिए जो है बेहतर करेंगे, तो ये फेथ करना सही नहीं है, कहीं से भी सही नहीं है। इसलिए सही नहीं है क्योंकि अमेरिका ने अभी के टाइम पर हर वो काम किया है जो कि इनके लिए क्या है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसने भारत के हितों को नजरअंदाज किया है। तो यहां पर हम देख सकते हैं जैसे हाउ विल इंडिया बी अफेक्टेड। So Indian IT sector and global capacity centers of US multinationals would be hit hardest. भारतीय आईटी क्षेत्र और अमेरिकी बहुराष्ट्रीय कंपनियों की वैश्विक क्षमता केंद्र सबसे ज्यादा ये प्रभावित होने के चांसेस हैं। जैसे टीसीएस हो गया, इन्फोसिस हो गया, विप्रो जैसी कंपनियों के साथ साथ माइक्रोसॉफ्ट हो गया, गूगल हो गया, जेपी मॉर्गन जैसी बहुराष्ट्रीय कंपनियों ने भारत में लगभग 1200 से ज्यादा जीसीसी स्थापित किया, यानी कि ग्लोबल कैपेसिटी सेंटर्स जो है। यहां पर देख सकते हैं आप लोग कि ये अलग अलग जो एमएनसीज है, मल्टीनेशनल्स कंपनीज हैं,
तो इन्होंने चाहे वो रादर इट्स माइक्रोसॉफ्ट, रादर इट्स गूगल, तो इन सब ने यहाँ पे अपने 1200 से भी ज्यादा क्या किए हैं, यहाँ पे आपको ग्लोबल कैपेसिटी सेंटर्स यहाँ पर स्टेब्लिश्ड किए हैं। तो इसमें ये कहा जा रहा है कि ये सबसे ज्यादा प्रभावित होंगे, जो सेंटर्स इनके यहाँ पर ऑलरेडी हैं वो सबसे ज्यादा यहाँ पे। अब आते हैं, अकॉर्डिंग टू द HSBC एस्टिमेट्स, इंडियन आईटी एक्सपोर्ट्स द यूएस वर्थ ओवर $110 बिलियन एनुअली कुड बी सिग्निफिकेंटली डिस्टर्ब। अब आप देख सकते हैं कि जो HSBC ने अनुमान लगाया है कि अमेरिका को भारतीय आईटी निर्यात, जो कि सालाना $110 अरब से भी अधिक का है, में भारी गिरावट आ सकती है। इससे भारतीय कंपनियां अमेरिका के निकटवर्ती या हाइब्रिड मॉडल अपनाने के लिए प्रेरित हो सकती हैं। तो आप देख सकते हैं कि दिस मे पुश इन फर्म्स टू अडॉप्ट नियर शोर और हाइब्रिड मॉडल्स क्लोजर टू द यूएस। तो यहाँ पर ये कहीं ना कहीं से क्या करेगा, ये प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, खासतौर से जो हमारे आईटी प्रोफेशनल्स हैं उनके कंटेक्स्ट में अगर देखा जाए तो। फाइनल अगर कंक्लूड किया जाए कि अबाउट दिस हायर एक्ट अधिनियम, अगर ये विशेष रूप से आईटी और सेवा क्षेत्र में आउटसोर्सिंग को लक्षित करते हुए बढ़ते अमेरिकी संरक्षणवाद का उदाहरण है। जैसा आप देख सकते हैं कि बेसिकली द हायर एक्ट 2025 एग्जाम्प्लिफाइज राइजिंग यूएस प्रोटेक्शनिज्म टारगेटिंग आउटसोर्सिंग particularly in the IT and service sector. While unlikely to pass in its current forms, its adoption would significantly impact India $110+ billion IT exports and the operations of US firms' global capacity center. Beyond economics, the proposal reflects a political climate in the US where protecting domestic employment outweighs द एडवांटेजेस ऑफ ग्लोबल एफिशिएंसी। तो आप देख सकते हैं कि इसके वर्तमान स्वरूप में पारित होने की संभावना हालांकि कम है, कि हो सकता है कि जो वहां के ऑपोजिशंस वाले हैं वो भी इसको लेकर के क्या करें, विरोध दर्ज करना शुरू कर दें। और चूंकि ये जो नियम है या ये जो अधिनियम ये लेकर के आना चाह रहे हैं, तो हो सकता है कि यूएस की जो बड़ी बड़ी आईटीज कंपनी है, जो बड़े लेवल पे आउटसोर्स करते हैं, वही इसका विरोध कर दें। तो चांसेस इसके ज्यादा हैं, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि अगर ये इस तरह से आउटसोर्सिंग को अगर ये टारगेट करते हैं, तो अमेरिका में स्पेशली जो है इनका विशेषकर जो प्रोटेक्शनिज्म वाला जो इनका थ्योरी चल रहा है, वो कहीं ना कहीं से क्या होगा, ज्यादा जो है हिट होगा यहाँ पर। यानी एक तरह से ये समझ में आ जाएगा कि अमेरिका बहुत ज्यादा संरक्षणवादी नीति को क्या कर रहा है, अडॉप्ट कर रहा है। इसके वर्तमान स्वरूप में पारित होने की संभावना कम है, लेकिन इसके लागू होने से भारत के $110 अरब से भी अधिक आईटी निर्यात और अमेरिकी फर्मों के वैश्विक क्षमता केंद्रों के संचालन पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ेगा। अर्थशास्त्र से परे यह प्रस्ताव अमेरिका में उस राजनीतिक माहौल को दर्शाता है जहां घरेलू रोजगार की सुरक्षा वैश्विक दक्षता के लाभों से ज्यादा महत्वपूर्ण है। यानी अगर हम लोग देखा जाए, जैसे एक बात ये होती है कि हम बात करते हैं कि रोजगार या आर्थिकी के संदर्भ में कि हम लोग इस सेक्टर को मजबूत करेंगे या हम लोग इस सेक्टर को आगे ले जाएंगे। यहाँ ये कहा जा रहा है कि बियॉन्ड द इकोनॉमिक्स अगर देखा जाए और बियॉन्ड द इकोनॉमी अगर देखा जाए, तो बेसिकली ये जो थ्योरी है, इकोनॉमिक्स के परे जो थ्योरी है, ये प्रपोजल जो है सीधे और डायरेक्ट रिफ्लेक्ट करता है पॉलिटिकल क्लाइमेट इन द यूएस वेयर प्रोटेक्टिंग डोमेस्टिक एम्प्लॉयमेंट आउटवेज द एडवांटेज ऑफ ग्लोबल एफिशिएंसी। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि इससे कहीं ना कहीं से बड़े लेवल पर जो वैश्विक स्तर पे जो लोगों को रोजगार क्रिएट हो रहा था, वो अपॉर्चुनिटी कम हो जाएगी। ऑब्वियस सी बात है, देखिए अमेरिका के फर्मों से जुड़े हैं तो अच्छी और हैंडसम सैलरी है, पैकेजेस है। अगर इस तरह की समस्या होती है तो कहीं ना कहीं से एक बड़ी जो है समस्या देखने को मिल सकती है। तो ऐसे में यही है कि ये एक ऑप्शन ये भी बहुत अच्छा है कि अपने लिए विकल्पों की तलाश करनी जरूरी है, क्योंकि अमेरिका के संदर्भ में अब आप गारंटी नहीं दे सकते आफ्टर द इम्पोज्ड, या फिर कह सकते हैं कि जब से इन्होंने 50% का टैरिफ लागू किया है भारत के ऊपर, तो अब ये नहीं कहा जा सकता कि हमारे संबंध बहुत अच्छे हैं तो ये हमारे लिए कुछ बुरा नहीं करेंगे। ये ऐसा अब बिल्कुल नहीं है। अमेरिका सिर्फ और सिर्फ अपनी हितों को देख रहा है, उसकी अपनी संरक्षणवादी नीति है, तो जिसके कारण ये कहा जा सकता है कि हायर एक्ट हो सकता है मे बी ये पास हो जाए, और हो सकता है कि ये ना भी हो, क्योंकि वहां के अमेरिकी फर्म जो है हो सकता है वही इसका विरोध कर दे। बट लेट्स सी, अगर ऐसा है तो अभी से ही इस पे काम करने की आवश्यकता है। हमें नए जो है मार्केट्स और हमें नए एरियाज को एक्सप्लोर करने की जरूरत है, जैसे कि यूरोप हो गया, जैसे एशिया, मिडिल ईस्ट, हम इन सब एरियाज में क्या कर सकते हैं, एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो डियर ऑल स्टूडेंट, आज के लिए इतना ही। दिस इज ऑल अबाउट द हायर एक्ट। ये था हायर एक्ट के बारे में, और कैसे ये हायर एक्ट भारत के आईटी प्रोफेशनल्स को, आईटी कंपनीज को
प्रभावित कर सकता है। अब ये देखना महत्वपूर्ण होगा कि आगे आने वाले समय में दिसंबर 2025 में क्या ये वास्तव में पास होता है या नहीं होता, क्योंकि ये प्रपोजल जा चुका है। सो लेट्स सी कि क्या होता है यहाँ पर। सो धन्यवाद, थैंक यू सो मच, जुड़े रहिए दिया आईएएस से।